नमस्कार दोस्तों, अजीत द एकेडमी में आपका स्वागत है। अपन की सीरीज चल रही थी एलडीसी प्रत्यय साइंस की, जिसमें हम मानव स्वास्थ्य व मानव रोग को पढ़ रहे थे। मानव रोग में पहला पार्ट हमने जीवाणु व सभी जीवाणु वायरस से फैलने वाले रोगों की ट्रिक होती थी, वो ट्रिक हमने पढ़ ली थी। आज हम वायरस की जो रोग है उसके रोग कारक पढ़ते। वायरस की क्या ट्रिक थी? वायरस की ट्रिक थी चक, 2 मिर्च, वसेज, 2 पेड़ा। ये ट्रिक बताई थी। चक से चचक, ख से खसरा, म से मम्पस या गलसुआ, आई से इन्फ्लुएंजा, आर से रेबीज, सी से कप, एच से हेपेटाइटिस या जिसे पीलिया कह सकते हैं, पी से यहाँ से पोलियो। जिसने कल का वीडियो देखा है मेरा, उसको आराम से समझ में आएगा। डी से डेंगू और ए से एड्स, ये सब वायरस से फैलने वाले रोग है। आज हम इन रोग के रोग कारक को पढ़ते हैं। पहला है पोलियो। पोलियो किससे फैलता है? एंटेरो वायरस। या इस पोलियो का रोग कारक कौन या रोगजनक कौन है? एंटेरो वायरस। और एंटेरो वायरस है, ये सबसे छोटा वायरस है। सभी वायरसों में सबसे छोटा वायरस कौन सा है? एंटेरो वायरस। पोलियो के जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं उनके कुछ पॉइंट है। पोलियो का सबसे पहला टीका की खोज किसने की थी? जॉन साल्क ने की थी, जिसके टीके का नाम था आईपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तो टीके की खोज किसने की थी सबसे पहले? पोलियो की जॉन साल्क की। लेकिन टीके की खोज सबसे पहले किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, जो चेचक के टीके की खोज की थी। टीके की सर्वप्रथम खोज इसने की थी, लेकिन पोलियो के सर्वप्रथम टीके की खोज जॉन साल्क ने की थी, आईपीवी। अल्बर्ट सेबिन ने 1995 में ओपीवी की खोज की थी, ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। 1995 में प्लस पोलियो अभियान लागू हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। प्लस पोलियो अभियान कब लागू हुआ था? 1995 में। क्योंकि अपना टॉपिक में मानव स्वास्थ्य भी है, तो पॉइंटों को थोड़ा गहराई से समझेंगे। 2014 को पोलियो मुक्त भारत घोषित हुआ था। तो पोलियो मुक्त भारत कब घोषित हुआ था? 2014 को। और प्लस पोलियो अभियान कब लागू हुआ था? 1995 पे। पोलियो का रोग आपको पता ही है। उसमें हम भी जब छोटे थे 2 बूंद जिंदगी के उप स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर जाते थे। पोलियो का लक्षण आपको सब पता है, अपंग हो जाते हैं। अगर पोलियो का रोग हो जाता है तो क्या हो जाते हैं? अपंग। कहीं हाथ पैर लकवा टाइप हो जाता है पोलियो के रोग में। अगला रोग है, एक है चेचक, जिसे शीतला माता, बड़ी माता कहते हैं। राजस्थानी भाषा में बावसी निकली है, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो चेचक है। उसका रोग कारक कौन सा है? वेरियोला वायरस। और छोटी माता, जिसमें छोटे छोटे दाने रहते हैं पूरे शरीर पर, जैसे चिकन पॉक्स कहते हैं, ये है वेरिसेला जोस्टर। दोनों रोगों इंपॉर्टेंट रोग कारक, वेरी वेरी मोस्ट है। क्योंकि जीवाणु, रोग कारक में जीवाणु और वायरस के ही रोग कारक एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं। प्रोटोजोआ कवक के तो बिल्कुल नहीं आते, लेकिन वो भी अपन पढ़ेंगे। ये भी दोनों मोस्ट है। चेचक या स्मॉल पॉक्स या बड़ी माता क्या है? वेरियोला वायरस। और छोटी माता जो चिकन पॉक्स होता है, उसका रोग कारक है वेरिसेला जोस्टर। रेबीज, रेबीज या जल भीति, इसे रेबडो विषाणु। अगला है हेपेटाइटिस, जिसके लक्षण पीलिया से मिलते हैं, हेपेटाइटिस विषाणु से। और इसमें टाइप बी है, वो सबसे घातक है। हेपेटाइटिस में 5 प्रकार का हेपेटाइटिस होता है, टाइप ए, बी, सी, डी और ई। इसमें से
जो टाइप बी है हेपेटाइटिस, वो सबसे क्या है, घातक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। और टाइप सी का अभी तक कोई टीका नहीं आया है, टाइप सी का कोई भी टीका नहीं आया है। हेपेटाइटिस रोग के लक्षण, इस रोग के लक्षण में आंखें पीली येलो कलर की हो जाती है, जिसे पीलिया रोग भी कहते हैं, लेकिन वो लेप्टोस्पाइरस से होता है। हेपेटाइटिस विषाणु के कारण होता है। डेंगू या अरबो वायरस से, और कौन से मच्छर के काटने से होता है, मादा एडिस मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है। चिकनगुनिया एडिस इजिप्टी के मच्छर के काटने से। अगले वायरस में देखते हैं एड्स। एड्स रोग में किससे होता है, HIV विषाणु, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसके निदान, इसकी जांच के लिए किसको, व्यक्ति को या किस मरीज को एड्स है कि नहीं, उसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, एक तो एलिजा टेस्ट, एक स्क्रीनिंग टेस्ट। और इसकी पुष्टि के लिए वेस्टर्न ब्लोटिंग जांच और लार परीक्षण और PCR टेस्ट मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। एड्स के लिए निदान के लिए एलिजा टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट, और पुष्टि के लिए वेस्टर्न ब्लोटिंग जांच और लार परीक्षण और PCR टेस्ट। सर्दी जुकाम में कौन सा वायरस है, राइनो वायरस। स्वाइन फ्लू में H1N1 वायरस, इन्फ्लुएंजा क्या भी कह सकते हैं, इन्फ्लुएंजा। आपको साथ साथ में नोट्स बनाते हुए काम करना है। अगला है खसरा मिजल्स या रूबियोला वायरस, ये रूबियोला वायरस से होता है। एक प्रत्यापन पीलिया, जो हेपेटाइटिस था वो भी पीलिया के लक्षण था। इस पीलिया रोग के कारण क्या होता है, लीवर का सिरोसिस, यकृत खराब हो जाता है, यकृत गंभीर रूप से खराब हो जाता है, जिसे हेपेटाइटिस रोग भी कहते हैं। इसका रोगजनक क्या है, लेप्टोस्पाइरा, लेप्टोस्पाइरा जीवाणु है। लेकिन आपको पीलिया रोग एग्जाम पूछे किससे होता है, तो वायरस से होता है। यही एग्जाम में प्रश्न आ रखा है, लेकिन उस वायरस को सही माना है। तो पीलिया रोग किससे होता है, वायरस से होता है। अगले है जीवाणु और विषाणु की आपको रोगजनक ज्यादातर याद रखने, कवक के और प्रोटोजोआ के बहुत कम एग्जाम में आ रखे हैं, लेकिन याद करते हैं। कवक की आपको ट्रिक बताई थी, गंजा दामाद खाए फ्रूट, तो गंजे से गंजापन, दामाद से दम्मा दाद, और खाए से खुजली, और फ्रूट से एथलीट फूट। ये कवक की ट्रिक थी। एथलीट फ्रूट, ट्राइकोफाइटॉन कवक, खुजली सर कॉप्टस इसके बीज, दाद ट्राइकोफाइटन, गंजापन टीनिया कैपिटिस, और दमा एस्परजिलस। प्रोटोजोआ में कालाजार इंपॉर्टेंट है, और मलेरिया पूछ सकता है, मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से। कालाजार का रोगजनक लेशमानिया, इसमें क्या था ट्रिक, पापा काम पे सोते हैं। जिसने भी मेरा कल का वीडियो देखा उन सबको पता होगा, पापा से पायरिया, कहा से कालाजार, म से मलेरिया, और सोने से अफ्रीकन नींद रोग। और ये प्रोटोजोआ, पापा आ रहा है तो ये प्रोटोजोआ का रोग है। जिसने भी कल मेरा वीडियो देखा तो सभी की मैंने जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक और हेलीमंथी जो रोग होता है कर्मी जनित, जिसे सेवाल रोग भी कह सकते हैं, उन सभी की मैंने ट्रिक कल बताई थी। कालाजार का रोगजनक लेशमानिया एनसीईआरटी में दे रखा है। अमीबियोपेसिस एंट अमीबा हिस्टोलिका, पायरिया एंट अमीबा जिंजीवेलिस, और निद्रा रोग ट्रिपेनोसोमा। अफ्रीकन निद्रा रोग का रोगजनक ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। मलेरिया रोग जो है, ये मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम कारक है, और मच्छर कौन सा है, मादा एनाफिलीज। डेंगू में मादा एडिस था, और इसमें मादा एनाफिलीज। मलेरिया प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां हैं।
एक तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एक प्लाज्मोडियम ओवेल, एक प्लाज्मोडियम मेलेरी, एक प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरस। जो फैल्सीपेरस है प्लाज्मोडियम, ये सबसे घातक है मलेरिया में। अगला है कर्मी जनित या हेलीमंथीज रोग। कर्मी जनित या हेलीमंथीज रोग, इसे सेवाल रोग भी कह सकते हैं। इसमें नारूबाला वाला इंपॉर्टेंट है, इसका रोग जनक। नारूबाला रोग ड्रैकनकुलस मेडिनेनिस, और इसकी क्या ट्रिक थी? हाथी की एक बात, जो कल बताया था। इसमें फाइलेरिया, वुचेरेरिया, टीनियासिस, टीनिया सोलियम। अब अपन पढ़ते, अपन ने दो पढ़े थे, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग पूरे पढ़ लिए। अब अपन पढ़ते जन्मजात रोग जो आनुवांशिक थे। पहला इसमें है हीमोफीलिया, या इसका दूसरा नाम है ग्राही रोग। ये रोग क्या है? ये रोग, इस रोग में जैसी व्यक्ति के क्या लगती है, चोट लगती है, तो रोगी के रक्त का थक्का नहीं बनता है। होता है क्या, अपने चोट लगने पर कुछ समय बाद खून, ब्लड शरीर से आना बंद हो जाता है। किसके कारण? बिंबाणु के कारण। लेकिन बिंबाणु के अगर शरीर में कमी है तो उसे कौन सा रोग कहते हैं? हीमोफीलिया कहते हैं। यह एक्स लिंग संलग्न रोग है। एक्स लिंग संलग्न। इस रोग की वाहक कौन है? ये रोग किससे फैलता है? संक्रमण है। ये रोग की वाहक मादा है। यह रोग केवल नर में होता है। ये रोग किस में हो सकता है? केवल नर में होता है। अगला रोग है वर्णांधता। आंखों से संबंधी ये रोग है। यह एक्स संलग्न अप्रभावी जीन के कारण होता है। इस रोग में रोगी लाल तथा हरे रंगों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। व्यक्ति को लाल और कोई हरे रंग की कोई वस्तु है, उन दोनों में अंतर नहीं कर पाता है। वर्णांधता ये जन्मजात या आनुवांशिक रोग है। इस रोग में नर व मादा दोनों में होता है। हीमोफीलिया सिर्फ नर में होता था और यह रोग नर व मादा दोनों में। इस रोग की वाहक सिर्फ मादा है। इसके भी 3 प्रकार है। एक है प्रोटोनोपिया, एक है ड्यूटेरोनोपिया, एक है ट्राइटोनोपिया। पहला जो प्रकार है प्रोटोनोपिया, उसमें लाल रंग की अंधता, लाल रंग नहीं दिखाई देता है। दूसरा ड्यूटेरोनोपिया हरा, ट्राइटोनोपिया में नीला रंग। अगला है सिकल सेल एनीमिया। यह ब्लड से संबंधित है, एनीमिया नाम से ही। यह अलिंग गुणसूत्र है, उसमें उत्परिवर्तन के कारण होता है। इसका लक्षण, इसमें आरबीसी की आकृति क्या हो जाती है? हंसियाकार हो जाती है इस रोग में। अब कुछ सिंड्रोम पढ़ते, जो गुणसूत्रीय विकार होते हैं अपने शरीर में, उन विकारों को पढ़ते। ये भी जन्मजात व आनुवांशिक रोग होते। ये थोड़े उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किनसे? सिकल सेल एनीमिया है, वर्णांधता है, उनसे थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला अपन पढ़ते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में ये अपने शरीर में 44 गुणसूत्र होते हैं और 2 और होते हैं, वो लिंग गुणसूत्र होते हैं। ये तो अलिंग गुणसूत्र और 2, टोटल मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। उन 46 गुणसूत्रों में किसी भी गुणसूत्र में यदि उत्परिवर्तन होगा तो गुणसूत्रीय विकार कहलाएगा। तो पहला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में ये 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति आना। इस रोग में क्या होता है? मानसिक विकास अवरुद्ध, कोई
उम्र तो बढ़ती जाती है, लेकिन बालकों में क्या होता है, उनकी हाइट कम रह जाती है, छोटे कद, और उनका मुंह एकदम गोल आकार का ही रहता है। कोई होते हैं ना छोटे छोटे बालक, आपने देखा, जिसके जो कम से कम 20-25 साल के हो जाते हैं, लेकिन उनकी हाइट कम से कम 2 से 3 फीट रहती है। उनके सोचने और समझने की क्षमता भी कम हो जाती है। वो कौन से कारण है? डाउन सिंड्रोम। 21वें गुणसूत्र में अतिरिक्त प्रति, एडवर्ड सिंड्रोम 18वें जोड़े में अतिरिक्त प्रति आना। अगले है सिंड्रोम, एक है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या है? एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव होना। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों। टर्नर सिंड्रोम होता है महिलाओं में, ऐसी महिलाएं जिनके बेटे नहीं हो सकते या बेटी नहीं हो सकती, ऐसी नारियों को क्या कहते हैं? बांझ कहते हैं। क्यों होता है? क्योंकि 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं किसी भी मानव में। मानव का मतलब होता है नर व मादा दोनों। मानव का मतलब नर नहीं होता है, मानव का मतलब होता है नर भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, और पुरुष भी हो सकता है। होता क्या है, इसमें मानव में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्रों में 44 गुणसूत्र तो अलिंग के, और 2 गुणसूत्र होते हैं जो मादा में होते हैं डबल एक्स, इसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, और पुरुष में होते हैं एक्स वाई लिंग गुणसूत्र। अब एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है। अगर ऐसी महिलाएं जिनमें 44 तो गुणसूत्र और डबल एक्स की जगह एक्स और एक एक्स नहीं होता है या अभाव होता है, ऐसी नारी बांझ होती है, और उन्हें कौन सा रोग होता है? टर्नर सिंड्रोम। अगला है क्लाइनफेल्टर। इसमें अतिरिक्त एक्स या वाई का आना है। यह बीमारी पुरुषों में होती है। जैसे पुरुषों में 44 प्लस नॉर्मल क्या होता है? एक्स वाई। लेकिन जैसे ही क्लाइनफेल्टर आया तो 44 प्लस या तो डबल एक्स या ट्रिपल एक्स वाई आएगा। इसका मतलब एक्स की अधिकता, एक्स से अधिक। ऐसे पुरुष कभी आपने देखे होंगे जिसमें महिलाओं के गुण होते हैं, उनकी चाल, उनकी बोली। जैसे पुरुषों की बोली की आवाज़ भारी होनी चाहिए, लेकिन कोई कोई ऐसे पुरुष होते हैं जिनकी आवाज़ महिलाओं की जैसी होती है, तो वो एक्स गुणसूत्र का ज़्यादा या वाई गुणसूत्र के ज़्यादा आने से ये इसे कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये पुरुषों में होता है और टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में। अगला है पटाऊ सिंड्रोम। इसमें 13वें गुणसूत्र में अतिरिक्त प्रति का आना। अब अगले कुछ 2 रोग है, उसको पढ़ते हैं। पहला है कैंसर। कैंसर के बारे में देखते हैं। कैंसर क्या होता है? अपने शरीर में कोशिकाएं विभाजन होती रहती है, बार बार कोशिकाओं का क्या होता है? विभाजन होता है, जिससे पुरानी कोशिकाएं का खंडन होकर बार बार नई कोशिकाएं बनती रहती है। ये कोशिका विभाजन का यूनिट है। अपने को देखना कैंसर किससे होता है? अनियंत्रित कोशिका विभाजन से। और कैंसर का जो जैविक कारण है वो क्या है? ऑन्कोवायरस है। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं मेडिकल में? ऑन्कोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। कैंसर की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं मेडिकल में? बायोप्सी। ध्यान रखना, पुष्टि इस व्यक्ति को कैंसर है या नहीं है, उसकी जांच या पुष्टि के लिए कौन सा है? बायोप्सी करते हैं। इसके उपचार के लिए एक है रेडियोथेरेपी, एक है कीमोथेरेपी, एक है विनब्लास्टिन। जो लाइकोमिया टाइप का होता है उसमें विनब्लास्टिन करते हैं। एक है कोबाल्ट 60। सर्जरी भी करा सकते हैं। ये सभी उपचार है कैंसर के। अगला है एलर्जी। एलर्जी किससे होती है? ये क्या है एलर्जी? ये आनुवांशिक कोशिकाओं से हिस्टोन व सीरोटोनिन के स्त्राव से अपन में एलर्जी होती है। तो आज अपन ने जो मानव स्वास्थ्य और मानव रोग है उसका पार्ट 2 देखा है। तो अपना ये टॉपिक मानव स्वास्थ्य और मानव रोग वाला कंप्लीट होता है। एकदम शॉर्ट में अपन ने साइंस को लेकर चल रहे हैं,
और एलडीसी भर्ती में जो साइंस का टॉपिक है वो सभी अपन 15 से 20 दिन में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद एलडीसी भर्ती की साइंस मैथ्स देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा है तो कमेंट करें। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी जी तोड़ के। एलडीसी भर्ती में आपके 10,000 प्लस पद है। कम से कम 4 से 5 गुना आपको टाइपिंग के लिए लेंगे। तो कहने का मतलब 35 से 40,000 तक आपको टाइपिंग में आपका चयन हो सकता है। 5 लाख फॉर्म भरे, उसमें से मुश्किल से 2 से 2.5 लाख लोग ही पढ़ने वाले हैं। मेहनत तो आपको अगर मेहनत कर ली, ये इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है एलडीसी भर्ती। अभी मार्च चल रहा है तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5वें महीने में आपके एग्जाम है। जी तोड़ के मेहनत कर लो। एक बार बेरोजगारी का जो भद्दा है, धब्बा लगा हुआ है, वो हट जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, धन्यवाद।